जो हम पे गुजरे थे रंज सारे वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जी हाँ, इस वक्त हालत है इजराइल में लोगों की। अब जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फेंकी तो वहाँ पर जो भगदड़ मची है वो देखने लायक है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियो आ रही है जहाँ पर इजराइल के लोग जो फिलिस्तीन में गाजा में जो बच्चों की हत्या होती थी उनकी खुशियों को, उनकी मौत को सेलिब्रेट करते थे, खुशियां मनाते थे, अब वो लोग जो है खुद भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस वॉर में सबसे बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू अपना देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। कहाँ गए हैं वो भी बताऊंगा। इसके अलावा इसमें एलन मस्क की एंट्री हो चुकी है और एलन मस्क ने क्या कहा वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ भारत ने यूएन में फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया ये भी सवाल है। और इसके अलावा जो इजराइल के तेल अवीव जो बड़ा शहर है उसके साथ साथ कई शहरों में पूरी तबाही मच चुकी है, वो भी दिखाऊंगा सारी तस्वीरें कि किस तरीके का मंजर है। अब तक जो तस्वीरें हमें सीरिया गाजा में देखने को मिलती थी अब वो जो है हमें इजराइल में देखने को मिल रही है। लेकिन ये अभी भी बड़े दुख की बात है कि लोग जो हैं मर रहे हैं, लेकिन कुछ सियासतदान सिर्फ अपने सनक के लिए युद्ध करवाने पर तुले हुए हैं। इसके अलावा ईरान ने कितने बैरियर पार करके इजराइल पर हमला किया है वो भी बताऊंगा, क्योंकि आसान नहीं है। एक तरफ जहां इजराइल के आसपास जो यूके है, अमेरिका है, फ्रांस है, इनके जो सैन्य ठिकाने हैं उनको भी भेद कर बड़ी मुश्किल से जो है जाकर वो तेल अवीव में हिट किया है। तो इन सारी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नेतन्याहू जो सनकी है, जो अपनी जिद के लिए, अपनी करप्शन छिपाने के लिए पूरे देश को युद्ध में झोंक दिया है, गाजा को समतल कर दिया है, लाखों लोग वहां पर भूख से मर रहे हैं। अब उसने सीधा हमला ईरान पर भी कर दिया है। ईरान ने जब जवाबी कार्रवाई करी तो नेतन्याहू जो है दुम दबाकर भाग गए। जी हाँ, टीआरटी वर्ल्ड की जानिब से खबर आ रही है कि उनका जो एयरप्लेन है वो ग्रीस के एथेंस में देखा गया है, यानी कि वो जो हो सकता है कि इजराइल छोड़कर फरार हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए किस तरीके से अब इजराइल में लोग जो है थर थर काँप रहे हैं और उनके आईडीएफ के जो एक जवान हैं वो किस तरीके से थर थर काँप रहे हैं, वो वीडियो भी देख लीजिए। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान ने जो है जवाबी हमला किया है और हमला ऐसा किया है कि 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान में दाग दी हैं, इजराइल पर हमला किया है और इजराइल जो है पूरा धुआं धुआं हो चुका है। जो उसके बड़े शहर है तेल अवीव, उसमें जो है वो खंडर बन चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान ने जिस नौइयत का हमला किया है उससे पूरे इजराइल में दहशत है। और उनके जो सेना के अधिकारी है कार्ड्स, वो भी अभी फरार हैं और नेतन्याहू भी फरार हैं। लोग जो है कह रहे हैं कि अब नेतन्याहू कहाँ जाकर छिप गया। देखिए हैदर, देखो लटकनों के फूफा डर के मारे कैसे काँप रहे हैं, जब गांव में दम नहीं था तो जंग में क्यों कूदा। तो देखिए जंग जो है ईरान पर थोप दी गई है और ईरान ने झुकने की बजाय जवाब देने का फैसला किया है। और ये देखिए तस्वीरें जो हैं बहुत भयावह हैं, खंडर बन चुका है पूरा तेल अवीव और उसके आसपास के बड़े शहर, और इजराइल इस टाइम जो है थर थर काँप रहा है। और देखिए मैं 7 साल से इजराइल में रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मगर मैंने कभी ऐसा हमला किसी इजरायली शहर पर नहीं देखा। रॉयटर, फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर। तो देखिए एक बात तो तय है कि जिस तरीके से इजराइल जो है खबरें छिपा लिया करता था, अब वो खबरें बाहर निकल कर आने लगी है। फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर हैं जो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने सारे मंजर को खोल कर रख दिया। वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा हमला मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। और देखिए ईरान के हमले ने तेल अवीव में इजराइल की रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया है। फॉक्स न्यूज़ ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल में कड़ी सेंसरशिप चालू है और मीडिया को ऐसे संवेदनशील इलाकों से रिपोर्टिंग की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो देखिए जिस तरीके से मीडिया को सेंसर किया जाता है इजराइल में, वो खुलकर अब सामने आने लगा है, क्योंकि भारी तबाही मची है इजराइल में। डैमेज रिपोर्टेड इन नॉर्थन ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन बाई ईरानियन मिसाइल। तो ईरान ने जो मिसाइल दागी है उससे पूरा इजराइल जो है वो दहल उठा है। और यूँ समझिए कि आसमान में जैसे दिवाली मनाई जा रही हो ऐसे। और ये देखिए यहूदी जो है, जो इजराइल के नागरिक हैं, वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इजरायली शहरी खौफ ज़िंदगी के आलम में भाग रहे हैं। तो भगदड़ मच चुकी है। और ये वही लोग हैं जो गाज़ा में जब बच्चों पर मिसाइलें दागी जाती थी, महिलाओं पर मिसाइलें दागी जाती थी, हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा गया।
अब वो लोग जो है दुम दबाकर भाग रहे हैं। तो ये दृश्य बहुत ही भयानक है। अमरेश मिश्रा है, उन्होंने ट्वीट किया है, इजराइल पर ईरान के क्रांतिकारी खौफ और आतंक का ये आलम है कि आईडीएफ प्रवक्ता अविचाय अदराई हमले को कवर करते समय अपना दफ्तर छोड़ भागे और एक अज्ञात स्थान से बोलते बोलते कांपते हुए देखे जा सकते हैं। तो आईडीएफ के प्रवक्ता, जिनका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका हाथ हिल रहा है, तो ये दहशत है। जब ये लोग दूसरों पर बमबारी किया करते थे तब ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते थे, और अब जब इन पे गुजरी है तो ये कांपने लगे हैं। क्रांतिकारी हलकों से सर्वविदित है कि जालिम जुल्म का राज खौफ और आतंक से स्थापित करता है। मजलूम की सेना जब चढ़ती है तो वो भी पुराने दुश्मनों से क्रांतिकारी और आतंक कायम करता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने यही किया था। 13-14 जून 2025 की रात को ईरान ने भी यही किया है। तो ये तस्वीर जो है ईरान में वायरल हो रही है। और देखिए, इसके अलावा तेल अवीव के दक्षिण में स्थित रिशोन लेजियोन इजरायली बस्ती के मेयर जहां ईरान ने अधिकतम क्षति पहुंचाई थी, ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा लेकिन मैंने ऐसा विनाश और तबाही कभी नहीं देखी। दृश्य अत्यंत खतरनाक हैं। तो देखिए, ये जो है रिशोन के जो मेयर हैं वो वीडियो बताकर अपना बयान दिखा रहे हैं। और देखिए, और ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी, उनका बयान वायरल हो रहा है क्योंकि यूएन में भारत ने जो है वहाँ पर गैर मौजूदगी अपनी दिखाई है। जो उनके सीज़ फायर को लेकर वोटिंग होनी थी जिसमें भारत वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये भी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भारत, जब मोदी जी कहते हैं कि आज विश्व में डंका बज रहा है, जब ऐसे में भारत कहते थे कि रशिया और यूक्रेन का फ़ोन पर युद्ध रुकवा दिया, तो ऐसे में वो जो है एब्सेंट क्यों रहे यूएन में जब सीज़ फायर की बात हो रही थी। तो उसी को लेकर, उसी के संदर्भ में जो है अटल बिहारी वाजपेयी का ये भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फ़िलिस्तीन जो है वो अरबों की जगह है और उसको, इजराइल को, यहूदियों को खाली करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनिए, वो इजराइल के बारे में क्या कह चुके हैं। कभी भक्त इनके खिलाफ भी ना हो जाएं। इस वीडियो को भक्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो देखिए, जो हिंसा का समर्थक करते हैं या जो लाशों पर खुशियां मनाते हैं, वो लोग इजराइल के समर्थन में हैं। और ये तस्वीर जो है बहुत वायरल हो रही है लड़के की, जो गाज़ा में ईरान ने जब हमला किया उसके लिए देखिए किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं। अबे नेतन्याहू, तुमने गरीबों को लूटा, मासूम फ़िलिस्तीनियों बच्चों का कत्ल किया, महिलाओं की इज्जत लूटी, देखो आज तुम्हारे विनाश पर वही गाज़ावासी खुशी मना रहे, और तुम में इतना भी दम नहीं कि खड़े होकर मुकाबला कर सको, भाग गए। तो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वो भाग चुके हैं। ईरान ने इजराइल में घुस के मारा, ईरानी मिसाइल तेल अवीव में मौजूद आईडीएफ हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, हमले वाली जगह से यूएस मीडिया रिपोर्ट कर रही है। तो ये जो फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, इनकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि अभी तक होता क्या था कि इजराइल जो है वो खबरों को सेंसर कर दिया जाता था, खबरें निकल कर ही नहीं आती थी, क्योंकि पिछले 2 साल से हमास के लड़ाकू जिस तरीके से लड़ रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब जो ये हमला हुआ है वो इस नौयत का है कि इजराइल इसको छिपा नहीं पाया, क्योंकि नेतन्याहू खुद छोड़कर भाग चुके हैं। और ये देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं कि भारत का जो पिछले 50 सालों में स्टैंड था, 70 सालों में जो स्टैंड था इजराइल के वजूद में आने के बाद से, वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में था। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जिस तरीके से इंग्लिस्तान जो है अंग्रेज़ों का है, उसी तरीके से अरब अरबियों का है। लेकिन अब जो है ये भारत बदल रहा है और जो भक्त हैं वो इजराइल के समर्थन में आ रहे हैं। रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था कि ईरान ने इजरायली सैन्य आतंकी मुख्यालय को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिसे अमेरिकी पेंटागन के बराबर माना जाता है। इसके बाद रिपोर्टर को उस स्थान से हटा दिया गया और उसे रिपोर्टिंग करने की अनुमति नहीं दी गई है। अंधभक्तों देख लो। तो देखिए, जिस तरीके से वहाँ पर खबरों को सेंसर किया जाता है, वो अब खबरें खुलकर सामने आने लगी हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है TV9 भारत के हवाले से कि एलन मस्क ने ईरान का समर्थन का ऐलान कर दिया है। ईरान इजराइल जंग में एलन मस्क ने मारी एंट्री, ईरान को समर्थन दे दिया और कहा है ईरान को हम स्टारलिंक देंगे। देखिए, ये खबर की क्या सच्चाई है इस पर तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन TV9 जो है उसने ये खबर चलाई है कि एलन मस्क ने ये दावा कर दिया है ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप और एलन मस्क में जो है रस्साकसी चल रही थी वो देखने लायक थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि
जो ट्रंप एलन मस्क है उन्होंने ईरान का समर्थन का ऐलान कर दिया है। और अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो है ईरान हमला जब करता है उसको कितने जो पुल है या यूं कह लीजिए कितने बैरियर पार कर कर इजराइल जाना पड़ता है। लोग जो है इजराइल की तारीफ करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी ताकत हैं, उनको नहीं जानते। उस बारे में देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूँ। जब ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल इस्फहान से इजराइल की ओर दागा जाता है तो उसके रास्ते में दुनिया की सबसे मजबूत और आधुनिक सुरक्षा दीवारें खड़ी होती हैं। सबसे पहले इसका सामना इराक में मौजूद अमेरिकी सेना, यूएई में तैनात फ्रांस के राफेल फाइटर, जिन्हें सऊदी अरब अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देता है, और खाड़ी में पहरा दे रहे यूएसएस कार्ल विल्सन जैसे अमेरिकी विमान वाहक पोत अत्याधुनिक मिसाइल डेस्ट्रॉयर से होता है। अगर मिसाइल इन सभी घेरों को पार कर जाता है तो आगे जॉर्डन की वायुसेना, जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सेना, साइप्रस से उड़ान भरने वाली ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइकून और F-35 लड़ाकू विमान इसे रोकने के लिए तैयार रहते हैं। ये सब पार करने के बाद इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 2000 किलोमीटर दूर से अंतरिक्ष में ही उसे मारने की कोशिश करता है। अगर ये असफल हो जाता है तो एरो 2 मिसाइल वायु मंडल में प्रवेश करते समय 1500 से 500 किलोमीटर के बीच इसे गिराने की कोशिश करता है। अगर मिसाइल इनमें भी बच निकले तो डेविड स्लिंग सिस्टम 300 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक उसका पीछा करता है। अगर ये यहाँ भी बच जाता है तो अंत में उसका सामना आयरन डोम से होता है, जो 70 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल को मार गिराने की पूरी कोशिश करता है। सोचिए, क्या दुनिया में किसी और देश के मिसाइल को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में इतनी रुकावटों और सुरक्षा घेरों का सामना करना पड़ता है। और गौर करने वाली बात है कि ईरान के ये बैलिस्टिक मिसाइल पूरी तरह अपने बनाए हुए हैं, जबकि इन्हें रोकने के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल की सबसे आधुनिक और महंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इतनी ज़बरदस्त और जटिल सुरक्षा के बावजूद भी ईरानी मिसाइल कभी कभी बच निकल कर अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं, और यही ईरान के लिए इस युद्ध में सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। खान इकबाल है, उन्होंने लिखा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल तक पहुंचने के लिए ईरान को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, और लोग जो है ईरान पर उंगलियां उठाने लगते हैं बहुत जल्दी। और देखिए, सबसे बड़ी खबर जो है, भारत का स्टैंड जो है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा है। पिछले 70 सालों से जो अरब देशों और फिलिस्तीन के समर्थन में रहा था, मजलूमों के समर्थन में रहा था, अब वो है संयुक्त राष्ट्र में गाजा में युद्ध विराम के लिए जब वोटिंग होनी थी तो भारत सरकार, भारत देश जो है वहाँ से एब्सेंट था। उस पर कांग्रेस ने, जो विपक्ष है, उसने बहुत सवाल उठाया है कि आखिर भारत ने अपनी रणनीति क्यों बदली। 12 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र में गाजा युद्ध विराम पर भारत का मतदान से दूर रहना बेहद शर्मनाक है। भारत हमेशा से शांति, न्याय और मानव गरिमा के पक्ष में खड़ा रहा है। फिलिस्तीन में 60,000 से ज़्यादा जान गंवा चुके हैं, उनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हजारों लोग भूख से तड़प रहे हैं और मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता बंद हो गई है। ये एक मानवीय त्रासदी है। इस वक्त भारत को मजबूती के साथ गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन भारत ने युद्ध, नरसंहार और न्याय के खिलाफ अपने सैद्धांतिक रुख को त्याग दिया। भारत ने किसी रणनीति के तहत नहीं बल्कि सिद्धांत के तौर पर फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का चुनाव किया था, लेकिन आज वे गौरवशाली विरासत मलबे में तब्दील हो चुकी है। आज भारत अपने सिद्धांतों को छोड़कर तेल अवीव के आगे झुक गया है। ये वही सिद्धांत थे जिन्होंने कभी हमें दुनिया के नैतिक मूल्यों का दिशा निर्देश देने वाला बनाया था। ये याद रखना होगा कि वैश्विक नेतृत्व चुप्पी पर नहीं बनता। अगर हम चाहते हैं कि भारत की आवाज़ वैश्विक मंच पर मायने रखे तो सबसे बड़ी बात होगी कि हम साहस के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े रहें। आज जब फिलिस्तीनी हिंसा, मानवीय पतन और बढ़ती अस्थिरता झेल रहा है, तब भारत का चुप रहना सही नहीं है। मोदी सरकार को भारत के इतिहास को देखते हुए ये आत्मसात करना होगा कि सबसे ऊंची आवाज़ में बोलने वाले देश को दुनिया नहीं सुनती, दुनिया उसे सुनती है जो पूरे साहस और अंतरात्मा के साथ बोलता है। तो विपक्ष ने ये गहरे सवाल उठाए हैं कि आखिरकार भारत की जो कई सौ सालों पुरानी जो नीति है उसको कैसे बदला गया, क्योंकि भारत हमेशा मजलूम के समर्थन में रहा है। गांधी जी ने कहा था कि जिस तरीके से इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का है, फ्रांसीसियों का है, उसी तरीके से फिलिस्तीन जो है वो अरबों का है। और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस पर सवाल उठाया है। गाजा में पिछले साल भर में हज़ारों लोग मारे गए, पूरा शहर तबाह हो गया, बच्चे भूख से मर रहे हैं, मानवता कर्रा रही है।
ऐसे में UNGA सीज फायर के लिए हुई वोटिंग में जहां पूरी दुनिया इंसानियत के पक्ष में खड़ी रही, वहां वोटिंग से गायब होकर हमारे देश को क्या हासिल हो सकता है। नेहरू और गांधी की परंपरा वाले भारत ने दुनिया के हर कोने में हमेशा मानवता के मुहाफिज के तौर पर खुद को स्थापित किया है। कल तक किसी भी नरसंहार के खिलाफ उठने वाली हमारी आवाज़ आज वैश्विक मंच से गायब क्यों है? विदेश मंत्रालय को आगे बढ़कर इसका जवाब देना चाहिए। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि भारत जो है UN में वोटिंग के टाइम गायब रहा। और जो अंधभक्त हैं, जो इजराइल के समर्थन में अपनी पोस्ट लिखते हैं या उनका समर्थन करते हैं या गाजा में मारे जा रहे हैं, बच्चों की लाशों पर हंसते हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको याद दिला दूं कि इन्हीं के पार्टी के जिनको सपोर्ट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन पर अरबों का पूरा हक है और यहूदियों को वहाँ से निकलना चाहिए। और भारत जो है वो हमेशा से जो मध्य पूर्व के देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ है, उनके समर्थन में खड़ा रहेगा। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है, रूस में जो पुतिन है, पुतिन के जो सलाहकार हैं अलेक्जेंडर गुदिन ने कहा है कि ये हमला जो इजराइल की तरफ से हुआ है इसका जवाब देना होगा, और जवाब ऐसा देना होगा जिसमें जो मानवता के लिए खतरा बने हुए हैं, दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं, इजराइल के IDF के कमांडर और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इनको सबक सिखाना होगा, इनको टारगेट करना होगा, वरना ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। अलेक्जेंडर गुदिन जो है वो, उनके बारे में कहा जाता है दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर हैं और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनके सख्त खिलाफ हैं। और उनकी जो जिस तरीके से उनकी तानाशाही पूरी दुनिया में वो चलाना चाहते हैं, उस पर लगातार जो है वो अपने विचार रखते आए हैं। और पुतिन का दिमाग भी उनको कहा जाता है कि पुतिन जो रशिया है उसको अगर कोई गाइड करता है तो अलेक्जेंडर दुगिन है। और दुगिन ने जिस तरीके से कहा है, एक तरफ जहां इजराइल लगातार ईरान में और हमास में हिजबुल्लाह के जो पूरा जो उसका उच्च जो नेतृत्व होता था, जो अधिकारी होते थे, लीडरशिप जो होती थी, वो एक तरफ इजराइल ख़त्म करता जा रहा है और बदले में हमास या हिजबुल्लाह या अब ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई में सिर्फ 2-4 जगह बम गिराता है, मिसाइलें गिराता है और उसको बदले का रूप दे दिया जाता है, यानी कि एक सिंबॉलिक जो है बदला लिया जाता है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब जो है रणनीति बदलने की ज़रूरत है, अब नेतन्याहू को टारगेट करना पड़ेगा या IDF के जो अध्यक्ष हैं कार्ड्स, उनको टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कसाई हैं, ये दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं, दुनिया को युद्ध में धकेलना चाहते हैं सिर्फ अपनी सनक के लिए। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से ईरान ने हमला किया उससे पूरा इजराइल जो है वो दहल उठा है और नेतन्याहू फरार हो चुके हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही है। और IDF के हेडक्वार्टर पर भी जो है मिसाइल गिरी है, जिसको फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर ने कवर भी किया है, लेकिन इजराइल ने उसको सेंसर कर दिया, बाद में कहा कि यहाँ से आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या युद्ध जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, क्या ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट है? क्या ईरान अपने आप को बचा पाएगा? क्या रसिया ईरान का साथ देगा? ये कई सारे सवाल हैं जो भविष्य के गर्भ में है और धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे समय गुजरेगा, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। बाकी आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।